आप लोग फॉर्मेट बनाकर बैठे हो ऑलरेडी कि बनाना है? तो बनाना है। बनाना है तो क्विकली बना दो फटाफट, क्योंकि हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं भी आप लोगों के सामने बनाता हूँ। मैंने बना लिया, यस। चलिए, बना लिया सबने? ओके, ग्रेट। सो आज के दिन और मैं आपको बुक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज के दिन और मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर अपने सामने दिखाऊंगा जो मेरे को चाहिए। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम आपकी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? और आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज से हम अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दोबारा वैसा ही करवाऊंगा जैसा हमने लास्ट क्लास में करा था, जहां विदाउट एडजस्टमेंट था, सो दैट एक बार रिकैप भी हो जाए और थोड़ा हम और यूज टू हो जाए। और फिर आज हम एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। हाउएवर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे एडजस्टमेंट का, हम आज एडजस्टमेंट करेंगे। और कल की क्लास जो होगी उसमें 2 क्वेश्चन करेंगे विथ एडजस्टमेंट्स वाले, ठीक है? सो एडजस्टमेंट क्या है, कैसे है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को हम लोग देख लें कि है क्या। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के सामने होगा बैलेंस शीट ऑफ ब्राइट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं आपके लिए, ठीक? सो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। एक और बार हम सेम चीज रिवाइज करने वाले हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ, हमें रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, कोई नोट नहीं दिया, बस यहाँ पर ही इन्होंने लिख दिया कि बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज है। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमें नोट दिया हुआ है, तो हम लोग नोट में देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो हमें 2 तरीके के लोन दिए हुए हैं, तो बाद में देखेंगे। देन फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दिया हुआ है, ओके। ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। देन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, और ये नोट नंबर 2 देखिए, इसमें मैंने कुछ आइटम्स को जो है वो यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया है। तो मैंने हाइड क्यों करा है, बिकॉज अभी हमने वो चीज समझी नहीं है, तो अभी हम विदाउट दिस थिंग करेंगे। ये मैं हाइड कर देता हूँ, फिर ये बाद में सीखेंगे। सो लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी 3 चीजें दी हुई हैं। देन ऊपर देखें, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कोई स्पेशल आइटम ऐसा नहीं दिया हुआ है। सो हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? सो एवरीवन हैज रेडी विद देयर फॉर्मेट्स, ग्रेट। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने भी बना लिया था। सो देखो, पहले सीक्वेंस वही रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं वर्किंग नोट 1। फिर वर्किंग नोट 1 में जाके आपने इस तरीके से करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लिख लिया होगा, CY माइनस PY। देन हमने कुछ कुछ लाइंस देखी थी कि कितनी लाइंस छोड़नी है, उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आर वी डन विद दिस मच थिंग? यहाँ तक सबका क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं बोलता जाऊंगा, जहां पर जिसको कोई भी डाउट लगे इमीडिएटली वहां पर मुझे टोक दीजिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो विद दिस अ लिटिल बिट फास्ट। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी रहती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना? मुंडी हिलाते रहना सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया, ठीक? अब ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो रहती है, लेकिन यहाँ पर देखो देयर इज नो चेंज। तो क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो हमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो इनफ्लो नो आउटफ्लो, ओके। फिर क्या दिया हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया हुआ है? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब ये क्या रहता है? ये हमारा प्रॉफिट रहता है। इस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं? वर्किंग नोट 1 में, यहाँ पर। सो मेरे करंट ईयर 98,000 है और प्रीवियस ईयर 96,000 है, तो यहाँ मैंने लिख लिया 98,000, यहाँ पे माइनस लिख लिया 96,000। सो मेरे पास क्या आ गया? प्लस में 2,000 आ गया। उसके बाद ऊपर आ जाए, सो शेयर कैपिटल डन, रिजर्व एंड सरप्लस डन। फिर आ जाए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, क्योंकि यहाँ पे नोट नंबर दिया है तो हम सीधा नोट नंबर में जाएंगे। नोट में देखें हमें क्या क्या दिया हुआ है। लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, पहला, पहले ओपनिंग बैलेंस वाज 0 एंड क्लोजिंग बैलेंस वाज 40,000, तो हमारा लोन इंक्रीज हो गया। लोन इंक्रीज क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने लोन लिया होगा, और लोन लेने से इनफ्लो होता है, पैसा हमारे फर्म में आता है। और लोन लेना कौन सी एक्टिविटी रहता है? फाइनेंसिंग। तो मैं गया लोन में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड टेकन। और अगर टेकन नहीं भी लिखना है, इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। सो ये इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव इनफ्लो है, तो मैंने यहाँ पर 40,000 प्लस में लिख दिया, फाइन। उसके बाद क्या दिया? लोन फ्रॉम बैंक। अब लोन फ्रॉम बैंक में देर इज नो चेंज, दोनों 50,000 है, तो इसका हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ठीक। फिर आ जाए, वापस ऊपर आ जाए, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हो गया। अब आ जाए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में अगेन लिखा हुआ है लोन फ्रॉम बैंक। अब ये देखें तो क्या है, शॉर्ट चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, दोनों ही हमारी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। सो ओपनिंग बैलेंस वाज 10,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 0। मतलब क्या, मेरा लोन कम हो गया। लोन कम क्यों होता है, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया होगा। सो जब मैंने पेमेंट किया होगा तो ये मेरा आउटफ्लो है। और ये लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा लोन फ्रॉम बैंक। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म था तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए शॉर्ट टर्म लिख लिया। और क्योंकि मैंने पे किया है, दिस इज आउटफ्लो, तो मैं ब्रैकेट्स में लिख लूंगा 10,000, क्योंकि दिस इज आउटफ्लो। यहाँ तक ठीक। उसके बाद क्या दिया है, ट्रेड पेबल। नाउ ट्रेड पेबल इज अ नॉर्मल करंट लायबिलिटी, तो इसका हंसना रोना करना। तो देखो पहले 72,000 था, अब 82,000 था। हंसना रोना कहाँ करते हैं, ऑपरेटिंग में, वर्किंग कैपिटल के नीचे। सो व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। फिर मैं सोचूंगा ये ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब रोने की बात है, लेकिन हम हंसेंगे, इनफ्लो करेंगे, प्लस करेंगे 10,000 का। यहां तक ठीक है। ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सो लायबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट। लायबिलिटी साइड में किसी को कोई डाउट नहीं, मैंने इसलिए बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिया है, जस्ट टू डू द वार्म अप। उसके बाद एसेट्स में आ जाए, तो एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, और हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जब भी हम लॉन्ग टर्म एसेट्स का नाम सुनेंगे हमारे दिमाग में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा। सो दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब क्योंकि इसमें नोट दिया हुआ है तो हम नोट में जाएंगे। नोट में क्या दिया है, सबसे पहले लैंड दिया हुआ है, और लैंड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कोई भी एसेट इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि हमने उसको परचेज किया होगा। सो आई विल गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख लूंगा परचेज ऑफ लैंड। कितना परचेज किया, 20,000 का, और परचेज करने से कैश का आउटफ्लो होता है, तो ब्रैकेट्स में लिख लूंगा 20,000। ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है। सो इंक्रीज होने का तो एक ही रीजन होता है, परचेज, परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। तो कितना परचेज हो रहा है, 10,000 का, तो आउटफ्लो लिख लूंगा 10,000 का। तो मेरा लैंड भी हो गया, मेरा बिल्डिंग भी हो गया। फिर मशीनरी, मशीनरी क्या हो रही है, अगेन इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही होगी तो अगेन परचेज ऑफ मशीनरी। और परचेज करने से क्या होता है, कैश का आउटफ्लो होता है। कितना, 12,000, तो मैंने यहाँ लिख लिया 12,000 आउटफ्लो ब्रैकेट्स में। डन, मशीनरी डन। तीनों चीजें हो गई, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नीचे है तो इन्वेंट्रीज दिया, तो ये सारे नॉर्मल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है। तो इनका हंसना रोना करना है। हंसना रोना कहाँ होता है, ये वर्किंग कैपिटल के नीचे। सबसे पहले दिया इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज देखो डिक्रीज हो रही है, 55 से 44 हो रहा है। सो आई विल राइट डिक्रीज इन इन्वेंट्री। और डिक्रीज, एसेट डिक्रीज हो रहा है, रोने की बात है, लेकिन हम हंसेंगे, प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, 60,000 और 6,000 सॉरी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो आई विल राइट इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। और ये हंसने की बात है, एसेट बढ़ रहा है लेकिन हम रोएंगे। कितने से रोएंगे, 6,800 से रोएंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसका कुछ नहीं करेंगे, रीजन बीइंग दिस इज आवर आंसर। इसी के लिए तो हम सारी मेहनत कर रहे हैं। यहां तक क्लियर। सो दिस इन दिस वे एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया, और मैं देखूं तो मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक। सो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इस क्वेश्चन को हटा दूंगा, बिकॉज अब क्वेश्चन से मुझे कोई यूज नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सारी चीजों का टोटल लगाऊंगा, लेकिन टोटल लगाने से पहले जो आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करे हैं उसको आप ऊपर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर प्लस 2,000 आ जाएगा। फिर देखें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, तो मेरा जो वर्किंग कैपिटल का आंसर है वो भी प्लस 2,000 आ जाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें प्लस माइनस करेंगे, 2,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, मतलब 12 प्लस 6 18,000, माइनस 6,800, 11,200। यहाँ पर प्लस का आंसर आ रहा है मेरा, नेट फाइनल आंसर ऑपरेटिंग का। सो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कुल मिला के 11,200 का इनफ्लो हुआ है। फिर आए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में,
सो टोटल कितना हो रहा है? अच्छा सब माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 20, 10, 30, 40, 42,000 माइनस का, तो हमारा आउटफ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिर आ जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, +40 -10, इसका मतलब 30,000 प्लस का। तो हमारे तीनों के फाइनल आंसर आ गए। अब जो तीनों एक्टिविटी के फाइनल आंसर आए इनका नेट टोटल लगाएंगे, 30,000 प्लस 11,200, 41,200, 41,200 माइनस 42,000, करिए तो 800 माइनस का आएगा। सो नेट आंसर कितना आ रहा है? -800। एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए मेरे कैलकुलेशंस। यहाँ पे लिखेंगे नेट इनफ्लो, नहीं माइनस में आया तो आउटफ्लो लिखेंगे, नेट आउटफ्लो फॉर द ईयर, ये हमारा आ गया दिस वन। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस वाज 8,000, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 7,800। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो -800 आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस 8,000 प्लस का है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 7,200 आंसर आ जाएगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इट मींस हमने सब कुछ सही किया है। तो आप क्लियर है? एक बार कैश, बोलो। सर आप एक बार कैश इक्विवेलेंट फिर से समझा देंगे, मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है, अगर आप टेक्निकल मीनिंग पूछना चाहते हो तो कैश इक्विवेलेंट मतलब वो चीजें जिसको हम कैश की तरह यूज कर सकते हैं, मींस विच इज रेडिली अवेलेबल, कि मैं इमीडिएटली उससे कैश में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। दिस इज द डेफिनेशन। और अगर आप प्रैक्टिकल वाइज देखना चाहते हो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारे 3 आइटम आते हैं। कौन कौन से आइटम आते हैं? एक आता है कैश का बैलेंस, एक आता है बैंक का बैलेंस, और एक आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी इन्वॉल्व हो जाता है और करंट इन्वेस्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। सो ये तीनों चीजें मिलाकर हमारा कैश इक्विवेलेंट बनता है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ओनली कैश इक्विवेलेंट था, करंट इन्वेस्टमेंट थे ही नहीं, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। और जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था विद्या, उसमें देखो तो मेरे पास ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो दिया हुआ था, साथ में करंट इन्वेस्टमेंट भी दिए हुए थे, तो हमने दोनों के ओपनिंग बैलेंस को प्लस करा, विच विल बी इक्वल्स टू दोनों का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है? ठीक है, यस सर। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अपने को दो ही चीजें दिए होंगे, एक तो कैश एंड बैंक बैलेंस दिया होगा और दूसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर करंट इन्वेस्टमेंट। डन? अच्छा, सबको अब फ्लो समझ में आ गया कि हाउ इट गोज, कैसे हमको करना है? ठीक है, अमोली समझ में आया बेटा? तब थोड़ा कंफ्यूजन है वो चीजें कहाँ, किस तरीके का कंफ्यूजन है? तो क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा समझ में नहीं लग रहा है। देखो कुछ नहीं करना, आइटम बाय आइटम जाना है। एक आइटम उठाओ, वो उस सबसे पहले सोचो ये कौन सी एक्टिविटी है, फिर सोचो उसमें इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो हम और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वो होता जाएगा क्लियर, बट बहुत जरूरी है कि तुम पर्सनल प्रैक्टिस भी करो, अगर वो नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, चलिए अब थोड़े से टेक्निकल चीजों की तरफ बढ़े। सो गाइस, अभी तक मैंने जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया है, ये था विदाउट एडजस्टमेंट, इसमें एक भी एडजस्टमेंट नहीं था। पर ऐसा हो नहीं सकता कि विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन आए। जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन उठाया था उसमें भी मैंने एक चीज हाइड कर दी थी, बिकॉज वो एक एडजस्टमेंट का पार्ट था। ठीक है, सो एडजस्टमेंट को सिखाने का तरीका भी टीचर्स का कैसा रहता है, दे गो विथ द क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन करा, इसमें ये एडजस्टमेंट आया, अब देखो इसका ऐसा होगा। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सारे एडजस्टमेंट एक साथ सीखेंगे। सो एडजस्टमेंट ऐसे तो अपने पास बहुत सारे हैं, 9-10, हम 3-4 सीखेंगे, फिर क्वेश्चन में उसको इम्प्लाई करेंगे, फिर 3-4 सीखेंगे, फिर क्वेश्चन में इम्प्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहां से अभी जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं आपको एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ तो आप दिमाग मत लगाइएगा ज्यादा कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखेगा। अभी सिर्फ आप ये सोचने की कोशिश करिएगा कि सर जो बता रहे हैं उसका जो लॉजिक है वो मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है,
फिर जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे फिर हम वैसा सोचेंगे। नाउ ये एडजस्टमेंट है क्या, पहले तो ये समझ लो सर व्हाट आर दीज एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट हमें क्यों करना है, बिकॉज कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो किसी और एक्टिविटी के होते हैं लेकिन किसी और एक्टिविटी में दिख रहे हैं। सर मतलब फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई मुझे आंसर दीजिएगा इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी होती है? outflow, नहीं, my आउटफ्लो investing activity in फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब क्योंकि हमने पे किया है तो ये आउटफ्लो है, तो इसे कौन सी एक्टिविटी में शो करना चाहिए हमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सर इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करना चाहिए, सो नो। लेकिन ये जो इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड है ये हमारा एक एक्सपेंस है, और वो अभी से पहले पहले तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया था, पहले तो हमने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाया था। तो वो बनाते वक्त क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस था तो हमने उसे नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था। और नेट प्रॉफिट कहाँ आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है ऊपर। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये डिविडेंड पेड या इंटरेस्ट पेड ये लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, मुझे वहां से हटाकर उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लाना है। सो एडजस्टमेंट ऐसी चीजें हैं जो बिलोंग करती है किसी और एक्टिविटी को, बट वो कहीं और शो हो रही हैं, तो अब हमें उनको सही प्लेस पर लाना है। तो एक प्लेस से हटाकर दूसरी प्लेस पर ले जाना है। ये समझ में आया? ठीक है, अभी हमें करना कैसे है, वी विल गो आइटम बाय आइटम। तो हम एडजस्टमेंट्स में आ रहे हैं। तो अब मैं जो आपको एडजस्टमेंट लिखा रहा हूँ ना, बहुत फेयर तरीके से लिखिएगा, ये आपको काम आएंगे। सो लेट्स पहले हम छोटे छोटे से एडजस्टमेंट लेंगे, ठीक। सबसे पहले एडजस्टमेंट लेते हैं हम लोग जनरल रिजर्व्स का, जो अभी तक हमें दिखा नहीं है, जनरल रिजर्व्स का। सो मैं बहुत इजी इजी से एडजस्टमेंट लूंगा। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हमें क्या होगा, बैलेंस शीट में दिया होगा, और जब भी बैलेंस शीट में कोई चीज दी होती है तो हमें उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया होता है ना। हमने अभी बैलेंस शीट देखी थी। सो फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है 2024 की बैलेंस शीट दी है और 2023 की बैलेंस शीट दी है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 15,000। सो बताओ जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। है इंक्रीज ना? हो रहा है। तो तीन काम हो सकते हैं, या तो इंक्रीज होगा, या तो डिक्रीज होगा, या तो देयर विल बी नो चेंज। देयर विल बी नो चेंज। अब इफ देयर विल बी नो चेंज तो हमें टेंशन है ही नहीं, बिकॉज इनफ्लो आउटफ्लो का तो सवाल ही नहीं आता। हमें दिक्कत कहां पर आएगी, या तो इंक्रीज होने में या तो डिक्रीज होने में। सो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट है, पहले रट लेते हैं फिर समझेंगे। तो जनरल रिजर्व अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे वर्किंग नोट 1 में। कहां प्लस करा, पहले रखते हैं फिर लॉजिक समझते हैं। कहां प्लस करा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी कहां, गाइस ये देखो, ये जो वर्किंग नोट बना रहे थे ना हम, 1 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यहां पर आकर प्लस कर देंगे जनरल रिजर्व्स को। ठीक, पहले रखते हैं फिर लॉजिक समझेंगे। तो सीधा है, और डिक्रीज हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएंगे और वहां जाकर माइनस कर देंगे, कहां पर, वर्किंग नोट 1 में। सो रखने का तरीका सिंपल है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। और कहां पर होता है जनरल रिजर्व, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी कहा, वर्किंग नोट 1 में। इतना समझ में आया? अब आते हैं सर इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमने क्यों प्लस करा और क्यों माइनस करा। क्योंकि गाइस द फर्स्ट वाला केस देखिए, दिस वन, मेरा जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि बिजनेस के जनरल रिजर्व इंक्रीज क्यों होते हैं? अच्छा पहले तो मुझे ये बता, कितना रिजर्व होता क्या है, कुशाग्र रिजर्व क्या होता है? the amount set aside from the business for नहीं from the profits फ्यूचर लाइबिलिटीज को फेस करने के लिए। परफेक्ट। तो क्या बोल रहा है सर, प्रॉफिट में से कुछ पैसा माइनस करके हम क्या करते हैं, रिजर्व्स में जमा कर देते हैं, हमारे ही पास है, कहीं गया नहीं है। तो प्रॉफिट, तो जनरल रिजर्व इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि आपने करंट ईयर में रिजर्व्स क्रिएट किया होगा, यस और नो। अब ये रिजर्व्स क्रिएट कहां से होते हैं, प्रॉफिट से। सो प्रॉफिट से पैसा माइनस हो जाता है और रिजर्व में प्लस हो जाता है। डन।
तो आपने क्या किया है, रिजर्व्स को क्रिएट करा है, तो आपने प्रॉफिट में से क्या किया, माइनस कर दिया। बट क्या इससे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिजर्व तो हमारे पास ही है। रिजर्व हमने किसी को दिए थोड़ा ना, हमने ही बनाया। सो रिजर्व्स क्या होते हैं, एक तरीके का नॉन कैश आइटम होता है। तो आपको याद है हम नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश दोनों को एडजस्ट करते हैं। सो हमने क्या करा है, अगर मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स, अगर मेरा रिजर्व इंक्रीज हुआ है मतलब मैंने प्रॉफिट में से माइनस करा है, पर इसके कारण ना तो कैश का इनफ्लो हुआ है ना तो आउटफ्लो हुआ है। इट इज अ नॉन कैश आइटम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं माइनस कर चुका हूं। बट इससे कैश फ्लो तो हुआ नहीं है, कैश का आउटफ्लो तो हुआ नहीं, इसलिए मैं उसको प्लस कर दूंगा। ये लॉजिक समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है। ऐसे ऑपोजिट किसका है, रिजर्व्स अगर रिड्यूस हो रहे हैं, जनरल रिजर्व्स अगर मेरे रिड्यूस हो रहे हैं, तो अगर जनरल रिजर्व रिड्यूस हो रहे हैं इसका मतलब अब मुझे रिजर्व की जरूरत नहीं थी, जहां से निकाला था पैसा वहीं डाल दिया। तो मैंने डिक्रीज करते वक्त क्या किया होगा, मेरे रिजर्व्स में से पैसा निकाला होगा, रिजर्व में से माइनस करा होगा और इसको वापस प्रॉफिट में प्लस कर दिया होगा। तो अब प्रॉफिट में क्या हो गया, प्लस हो गया, पर इसके कारण कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो तो हुआ नहीं, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। दिस इज द लॉजिक। तो रखने का सिस्टम कैसा है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दीजिए, डिक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ठीक, पूरा फोकस करके सुनिए। मैं इसलिए इजी एडजस्टमेंट उठा रहा हूं। सो रखने का तरीका क्या है, जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है ऑपरेटिंग में प्लस, डिक्रीज हो रहा है ऑपरेटिंग में माइनस। अक्षांश ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आते हैं एक सेकेंड एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट आता ही आता है। कौन सा? प्रपोज्ड डिविडेंड। प्लीज गाइस फोकस रखिएगा क्योंकि आप नई नई चीजें सीख रहे हैं। आप में से किसी को पता है प्रपोज डिविडेंड होता क्या है? मैं दो लिखूंगा फिर आप लिख लीजिएगा। आप में से, हाँ हाँ बोल नेहल। तो शायद जो डिविडेंड खुद से जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो बोले कि हमें इतना डिविडेंड चाहिए या कुछ। नहीं, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो वो शेयर होल्डर्स के बीच में प्रपोज करते हैं दैट हम डिविडेंड पे करने के लिए रेडी हैं। अभी दिया नहीं है, इट इज जस्ट लाइक प्रपोज, वी आर प्रपोजिंग दैट वी विल पे द डिविडेंड। सो प्रपोज डिविडेंड भी एक तरीके का नॉन कैश आइटम होता है। ठीक है, सो प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, कंपनी की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जस्ट बोल देते हैं कि भैया ओके वी वांट टू गिव 10% ऑफ डिविडेंड टू ऑल द शेयर होल्डर, दैट इज प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, अब पहले रट लेते हैं फिर लॉजिक समझते हैं कि कौन सी चीज क्यों हो रही है। सो प्रपोज डिविडेंड के साथ क्या होगा, प्रपोज डिविडेंड आपको कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा। नेवर इन बैलेंस शीट। अगर कभी आप कोई ऐसा क्वेश्चन इनकाउंटर जहां पर प्रपोज डिविडेंड आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे, इट मीन समझ लेना कि वो क्वेश्चन बहुत पुराना है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बिकॉज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, एक तरीके की कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, और कंटिजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती है। गैस इसको नोट करिए, एक मिनट, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट बस। ओके चलिए, आ गया मैं। बेटा क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? जैसे वो थोड़ा सा ज्यादा एग्जर्शन हो गया। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा समझ लो फिर आज जल्दी बंद कर देंगे। ठीक है, चलो ओके। सो प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, एक कंटिजेंट लायबिलिटी होती है। कंटिजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती, बैलेंस शीट के नीचे शो होती है अलग से। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी ये सारी चीजें। ठीक है, सो प्रपोज डिविडेंड के साथ करना क्या है, आपको क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं, आपको प्रपोज डिविडेंड का क्लोजिंग बैलेंस दे सकते हैं, या तो दोनों दे सकते हैं, या तो दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दोनों भी दे सकते हैं एक भी दे सकते हैं। तो सर हमें करना क्या है, आपको सिंपली एक काम करना है, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। जैसे आप अपने टीचर्स की बातों को इग्नोर करते हैं ना, बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे इग्नोर करना है। ठीक, सर इग्नोर करने का मतलब क्या है,
देयर विल बी नो एडजस्टमेंट। तो क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया भी है तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो उसको। और ओपनिंग बैलेंस को आपको क्या करना है, इसका आपको एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट करना है? एडजस्टमेंट दो होंगे। इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे, कहां पर? वर्किंग नोट 1 में। एंड इसको क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर देंगे। ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और नीचे फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। ये इसका ट्रीटमेंट है। अब इसके पीछे लॉजिक समझते हैं, ठीक है? लॉजिक क्या है इसके पीछे? डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है गाइस? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहती है। तो अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो ये कहां से माइनस होना चाहिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होना चाहिए था। लेकिन जब कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो उन्होंने कहां से माइनस करा होगा? ये प्रॉफिट से माइनस करा होगा। और प्रॉफिट कहां पर होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाई देता है नेट प्रॉफिट। इसका मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस हो चुका है। पर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है ही नहीं। ये कौन सी एक्टिविटी का आउटफ्लो है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। तो मुझे क्या करना है? इसकी जगह बदलनी है। तो जगह बदलने के लिए क्या करूंगा मैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्योंकि माइनस हो चुका है तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दूंगा, तो वहां से हट गया। और उसे कहां जाके माइनस कर दूंगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर दूंगा। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला आपको कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है। एम आई क्लियर? लॉजिक समझ में आया? बट अगेन देयर विल बी अ क्वेश्चन कि सर क्लोजिंग बैलेंस को हमने क्यों इग्नोर करा और ओपनिंग बैलेंस के साथ ये ट्रीटमेंट हमने क्यों किया? क्योंकि देखिए होता क्या, कंपनी करंट ईयर में प्रपोज करती है डिविडेंड और उसे पे करती है नेक्स्ट ईयर में। तो जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? दिस वाज प्रपोज्ड इन प्रीवियस ईयर। तो पे कौन से ईयर में होगा? करंट ईयर में। तो करंट ईयर में पे होगा, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस का एडजस्टमेंट किया है एज अ डिविडेंड पेड। और क्लोजिंग बैलेंस क्या है? क्लोजिंग बैलेंस इज द डिविडेंड विच कंपनी हैज प्रपोज्ड इन करंट ईयर। जो इन्होंने इस साल प्रपोज किया, उन्हें पे नहीं करा, ओनली प्रपोज किया है। तो इट इज अ नॉन कैश आइटम, इट इज जस्ट अ प्रपोज्ड डिविडेंड। फिर से समझाऊं क्या बोला मैंने? प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? कंपनी करंट ईयर में प्रपोज करती है लेकिन उसका पेमेंट होता है नेक्स्ट ईयर में। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या है? वो पिछले साल प्रपोज हुआ था, तो पे कौन से ईयर में होगा? करंट ईयर में। तो इट मींस करंट ईयर में उसका आउटफ्लो हुआ है, लेकिन वो कहां पर दिख रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में माइनस हुआ है। इसका मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस हुआ है। तो मैंने क्या करा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करा और उसकी सही जगह पर आकर उसको माइनस कर दिया। और क्लोजिंग बैलेंस क्या है? क्लोजिंग बैलेंस तो इस साल प्रपोज करा, कंपनी ने बोला हाँ सुनो सुनो दुनिया के लोगों, हम लोग डिविडेंड पे करेंगे। पे थोड़ा ना किया, उन्होंने सिर्फ बोला है। तो इट इज अ नॉन कैश आइटम, इसलिए हमने उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। क्योंकि प्रपोज करने से ना तो प्रॉफिट कम हुआ होगा ना कुछ हुआ होगा। तो जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, अमोली क्लियर है मैंने जो बोला? यस सर। अभी लॉजिक्स बता रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन करते करते अपने आप रट जाएगा। और अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होना तो बस आप ये रट लीजिए कि किस चीज का कहाँ एडजस्टमेंट होगा। मैं आज कोई भी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं लूंगा, आज सिंपल सिंपल से एडजस्टमेंट लेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में उसको इम्प्लाई करके देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा विजन क्लियर हो हमारा कि सर कहना क्या चाहते हैं। थर्ड सिंपल, वो कौन सा है? गुडविल का। और ये एडजस्टमेंट सिर्फ गुडविल पे लगेगा, सारे इंटेंजिबल एसेट पे नहीं, ओनली ऑन गुडविल। तो सर गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होना है? तो अगेन गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, यस और नो? ठीक। अब क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है तो ये बैलेंस शीट में दिखेगा, और बैलेंस शीट में दिखेगा तो हमें इसका ओपनिंग बैलेंस भी दिया होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा। जैसे बैलेंस शीट दी होगी 2 सालों की, 31 मार्च 24, 31 मार्च 23, ये ओपनिंग हो जाएगा, ये क्लोजिंग हो जाएगा, दोनों बैलेंस दिए होंगे। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि मेरा गुडविल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज का मतलब लाइक दिस, पिछले साल 40,000 था, इस साल 50,000 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। या फिर पिछले साल 40,000 था और ये 35,000 हो गया, डिक्रीज हो गया।
तो हमें देखना पड़ेगा वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि इंक्रीज हो रहा है एक सर या फिर डिक्रीज हो रहा है। आप में से मुझे कोई बताएगा कि गुडविल कौन सी एक्टिविटी में शो होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में? फाइनेंसिंग। Investing. एग्जैक्टली, ये गुडविल किसका पार्ट होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एसेट है, इंटेंजिबल एसेट। मैंने आपको बोला था जब भी हम अब एसेट का नाम सुनेंगे और हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो अगर गुडविल इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब हमने क्या करा है? एक एसेट है और एसेट इंक्रीज क्यों होता है? हम उसको अज्यूम करेंगे परचेज ऑफ गुडविल, हमने अपनी गुडविल को परचेज किया है। और परचेज करने से क्या होता है? आउटफ्लो होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे और वहां जाकर माइनस कर देंगे। समझ में आया? ठीक है। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो याद रखिएगा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने के, किसी भी एसेट को डिक्रीज होने के दो कारण होते हैं। पहला, या तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा होगा, एंड इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइजेशन लगा होगा, या फिर हमने उस एसेट को सेल किया होगा। अब याद रखिएगा, गुडविल परचेज तो की जा सकती है लेकिन गुडविल को सेल नहीं किया जा सकता। गुडविल कभी भी सेल नहीं होती, गुडविल परचेज जरूर की जा सकती है। ठीक, तो जब डिक्रीज होगा तो दो ऑप्शन है डिक्रीज होने के, या तो अमोर्टाइज हुआ होगा या तो सेल हुआ होगा। अब सेल का ऑप्शन तो खत्म ही हुआ, तो डिक्रीज हो गया ना, तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम बोलेंगे गुडविल अमोर्टाइज। गुडविल अमोर्टाइज का मतलब इट्स लाइक डेप्रिसिएशन लगा है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक तरीके का नॉन कैश आइटम होता है। सर बट अगर गुडविल सेल कभी नहीं होती तो परचेज कैसे होती है फिर? मैं नहीं चाहता था कोई ये क्वेश्चन पूछे, बट ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, आंसर दूंगा मैं इसका। सो गुडविल अमोर्टाइज तो नॉन कैश आइटम होगा, और नॉन कैश आइटम को हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि हम सारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को प्लस करते हैं। ठीक है, तो तीन एडजस्टमेंट ही करते हैं अभी। पहला एडजस्टमेंट हमने कौन सा करा? जनरल रिजर्व। पहले गित्या का आंसर दे देते हैं। तो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, बट जिसको नहीं समझ में आए डोंट वरी, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने बोला गुडविल को परचेज तो किया जा सकता है लेकिन गुडविल को सेल नहीं किया जा सकता। तो गित्यास क्वेश्चन है, सर जब सेल नहीं कर सकते हैं तो परचेज कैसे होगा? ठीक है, नाउ गुडविल दो तरीके की होती है, ध्यान से सुना, यही सारी चीजें हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर में भी आकर पढ़ेंगे। गुडविल दो तरीके की होती है। तो अभी मैं जो भी बता रहा हूँ वो इससे रिलेटेड नहीं है, बट हाँ लॉजिक हम जरूर समझ सकते हैं। तो गुडविल दो तरीके की होती है। गुडविल इज इक्वल टू दो तरीके की, एक होती है इंटरनल जनरेटेड गुडविल, जो हमने अपनी कंपनी की खुद की गुडविल बनाई है अपनी मेहनत से। और दूसरी गुडविल कौन सी होती है? परचेज गुडविल। ठीक, अब इंटरनल जनरेटेड गुडविल तो कभी अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं की जाती है, क्योंकि गुडविल होता क्या है? गुडविल हमें शो करता है हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, और एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल हम फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करते। तो गुडविल को कभी, इंटरनल गुडविल को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो बैलेंस शीट में अगर आपको कभी भी कोई गुडविल दिखाई दे रही है, इट मींस वो कौन सी गुडविल है? इट इज परचेज गुडविल। अब सर ये परचेज गुडविल है, तो अगर मैंने परचेज करी है तो किसी ने सेल तो करी होगी? नहीं, कोई भी पर्सन हमें सेल नहीं करता गुडविल। गुडविल जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब शो होती है? जब आप किसी का पूरा बिजनेस परचेज कर लेते हो। तो जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो तो बिजनेस परचेज का मतलब होता है कि उसके एसेट्स और लायबिलिटी दोनों मैंने टेक ओवर कर लिए हैं। उसके बिजनेस के एसेट भी मेरे हो गए, उसके बिजनेस की लायबिलिटी भी मेरी हो गई। अब समझो मैंने किसी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके मैंने पूरी बिजनेस खरीदा, उसके बिजनेस का एसेट, टोटल एसेट था 40 लाख और उसकी लायबिलिटीज थी 10 लाख। तो इसके बिजनेस का जो वैल्यूएशन हुआ 30 लाख हुआ। मतलब अगर मैं इसका बिजनेस खरीदता हूं तो मुझे इसको कितना पैसा देना चाहिए? 30 लाख। यहां तक क्लियर है? लेकिन वो बंदा बोल रहा है नहीं, मैं आपसे अपना बिजनेस खरीदने के लिए 45 लाख रुपीज लूंगा।
तो परचेज प्राइस कितना बोल रहा है वो कि अगर आपको मेरा बिजनेस टेक ओवर करना है तो 45 लाख होना, ऐसा हो सकता है ना, होता ही है। तो अब मैं जो इसके एसेट्स और लायबिलिटी खरीद कर आया, मैंने खरीद लिया, मैं खरीद कर आया, तो जो उसकी बुक्स में वैल्यू लिखी हुई थी 40 और 10, मुझे भी 40 और 10 पे लिखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कि जो दूसरे की वैल्यू थी, मतलब जो वैल्यू है चेंज नहीं करते हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू, तो मुझे भी 40 और 10 लिखना पड़ेगा। तो मेरे बुक्स में एंट्री जो होगी एसेट्स और लायबिलिटीज की वो तो 30 लाख की होगी, बट कैश हो गया जो गया है वो 45 लाख गया है, तो बैलेंस शीट टोटल तो होगा नहीं। तो 15 लाख जो जो डिफरेंस अमाउंट आया, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मानते हैं परचेज गुडविल, कि मैंने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना, ये क्यों दिया है, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन गुडविल। तो उसने मुझे सेल नहीं करा कि मैं 15 लाख आपसे अपने गुडविल के ले रहा हूँ, मैंने एक्स्ट्रा जो पैसा दिया वो उसके गुडविल के कारण दिया कि मुझे फ्यूचर में ये बेनिफिट देगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ओवर हिज बिजनेस। तो इस 15 लाख को एज अ गुडविल मैं अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो जो सेल कर रहा है, ही विल नॉट से दैट आई हैव सोल्ड द गुडविल, उसके लिए वो प्रॉफिट है, लेकिन मेरे लिए वो क्या है, गुडविल कहलाएगी। तो मैं उसको बिजनेस में एज अ गुडविल रिकॉर्ड करूंगा और धीरे धीरे फिर इसको राइट ऑफ करता हुआ आऊंगा। ये समझ में आया? एनी क्वेश्चन? तो मतलब जो इंसान खरीद रहा है गुडविल आपकी, वो खुद से आपको एक्स्ट्रा प्राइस बता रहा है ताकि उसकी नहीं नहीं गुडविल बढ़े ना? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बिजनेस है, आई एम टेकिंग ओवर योर बिजनेस, हाँ, एज पर योर बैलेंस शीट तुम्हारे बिजनेस का वैल्यूएशन 30 लाख आ रहा था, बट यू आर कोटिंग सर इफ यू वांट टू बाय माय बिजनेस प्लीज गिव मी 45 लाख रुपीज, एंड आई एम रेडी टू गिव। व्हाई आई एम रेडी टू गिव? बिकॉज आई एम हाँ, प्रिज्यूमिंग एंड इफ आई विल टेक ओवर योर बिजनेस इट विल गिव मी प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर, मेरा बिजनेस एक्सपांड होगा। So when I gave you 45 lakh, 15 lakh is your profit. But for me, I will record it as my goodwill, purchase goodwill. And slowly मैं उसको amortize करता हुआ जाऊंगा। Am I clear on this? So that's why मैंने आपको बोला कि goodwill सेल वर्ड नहीं दिखेगा हमें, बट परचेज जरूर हो सकता है। सबको क्लियर है? अगर नहीं भी क्लियर है तो इतना याद रख लेना, इसके बारे में और भी बहुत सारे डिस्कशन होंगे। एक कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस चलती थी मेरी, तो एक स्टूडेंट के साथ 25 मिनट तक का मेरा डिस्कशन हुआ था ओनली ऑन दिस टॉपिक गुडविल, और वो मैंने यूट्यूब पे डाला भी हुआ है, और वो एक लौता ऐसा मेरा क्लास का कन्वर्सेशन है जो मैंने डिलीट नहीं किया, बिकॉज दैट वाज अ क्वालिटी डिस्कशन। और मैंने जब उस वीडियो में जब वो डिस्कशन स्टार्ट होता है तो मैंने उस पर एक ट्रिकर डाला हुआ है, दिस डिस्कशन विल गो ऑन फॉर 25 मिनट्स, इफ यू डोंट वांट टू लिसन दिस स्किप टू 25 मिनट्स फर्दर। तो क्योंकि ये एक और बार आएगा ये, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑल्सो, बट आई थिंक मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। सो गाइस 3 एडजस्टमेंट करे हैं, एक जनरल रिजर्व, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। जनरल रिजर्व सिंपल है, इंक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। पर ये माइनस प्लस कहां पर होगा? वर्किंग नोट में। सारी चीजें वर्किंग नोट 1 में नहीं जाती है, कुछ स्पेशल चीजें होती है जो आउटसाइडर्स को नहीं देते हैं, जैसे रिजर्व हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सब अपने ही लोगों में बट रहा है, ये सारे कहाँ जाएंगे? वर्किंग नोट 1 में। प्रपोज डिविडेंड में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए होंगे, क्लोजिंग बैलेंस को हमें इग्नोर करना है, ओपनिंग बैलेंस को वर्किंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है। तो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग इट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर लास्ट गुडविल, गुडविल अगर इंक्रीज हो रहा है तो वी विल ट्रीट इट एज अ परचेज गुडविल, तो आउटफ्लो है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे बिकॉज इट इज एन एसेट, दैट्स व्हाई इन्वेस्टिंग में है। और डिक्रीज हो रहा है तो ये एक तरीके का डेप्रीसिएशन है, इनटेंजिबल के लिए हम अमोर्टाइज वर्ड यूज करते हैं, तो हम, और ये नॉन कैश आइटम है इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे क्योंकि ये पहले माइनस हो चुका होगा। यहाँ तक क्लियर? चलिए, आपने नोट डाउन कर लिए सारे एडजस्टमेंट, कुशाग्र ने नोट डाउन कर लिए? ठीक है, इसको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देखते हैं। तो टिल द टाइम मैं क्वेश्चन लेकर आऊं तब तक आप फॉर्मेट बना लीजिए। अच्छा सुंदर सा फॉर्मेट बनाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। एवरीवन डन विद द फॉर्मेट? ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करिएगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है। ओके, तो एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ मुझे, बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट लिमिटेड, सबको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर्ली? नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। फिर हम देखें यहाँ पर एक इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट दिया है, नोट में अब 2-3 चीजें दी हुई है अपने को, वो बाद में देखेंगे। देन ट्रेड पेबल से अदर करंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में मैंने एक छोटा सा चेंज करा है क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमने सीखा नहीं है, तो यहाँ पर मुझे एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन नाम की चीज दी हुई थी, दिस वन,
इसको मैंने हटा दिया, लेट्स अज्यूम ये नहीं है, और हमारी अदर करंट लायबिलिटी अब 38,000 की है और 36,000 की। ये ठीक है? ठीक है, अच्छे से लिख लेता हूँ, 38,000, 56,000। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट दिया हुआ है, नोट में कुछ 2-3 एसेट्स दिए हुए हैं, ये हमने कट कर दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद गुडविल भी दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। फिर आ जाए नोट्स में कुछ कुछ दिया है, और नीचे एडजस्टमेंट देखिए दिया हुआ है नोट, क्या लिखा है? प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाई देगा, अलग से दिखाई देगा। तो प्रपोज डिविडेंड क्या बोल रहा है? प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर 31 मार्च 22 एंड 23। तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है करंट ईयर। ये 39,000 ओपनिंग है एंड 45,000 क्लोजिंग है। ठीक है, समझ में आया कैसे इंफॉर्मेशन दिखेगी? कुशाग्र समझ में आया? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें। बिल्कुल अमोली, बिल्कुल ध्यान देना, जहां नहीं समझ में आया पूछना मुझसे। सबसे Yes, पहले sir. क्या दिया? सबसे पहले क्या दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे हम लोग, और ये इंक्रीज हो रहा है, देखो 3 लाख से 3,50,000 हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? लिखूंगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, साथ में करते जाइए, शेयर कैपिटल। और कितना इंक्रीज हो रहा है? 3 लाख से 3,50,000 हो गया, तो 50,000 प्लस में, इसमें किसी को डाउट नहीं। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, अब इधर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस में नोट दिया था, अब हम नोट में चलेंगे। दो चीजें दी है, जनरल रिजर्व और बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L। पहले इसको कर लेते हैं, ठीक। ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर है, तो करंट ईयर 27,000 है, तो हम लोग गए वर्किंग नोट में, यहाँ पे मैंने लिखा 27,000 और इधर लिख लिया 18,000। मेरा आंसर आ गया प्लस 9,000। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, जनरल रिजर्व। अभी अभी हमने जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट देखा था, क्या बोला था? अगर इंक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, डिक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। क्या हो रहा है यहाँ? 20 से 30,000 हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वर्किंग नोट में, मतलब ये जो 1 है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वाला जो वर्किंग नोट है, इसमें यहाँ पे लिख लूंगा प्लस जनरल रिजर्व। और कितना इंक्रीज हो रहा है? 30,000, 10,000 का, तो यहाँ प्लस 10,000। ये समझ में आया कैसे प्लेस करना है? इसको प्लेस करना समझ में आया? वेरी नाइस। तो क्योंकि मैं, अमूली समझ में आया? हाँ सर, यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, क्योंकि ये दोनों सॉल्व हो गए, इट मींस मेरा रिजर्व एंड सरप्लस पूरा कंप्लीट। तो वापस ऊपर बैलेंस शीट में आ जाए, तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। फिर आ जाए ट्रेड पेबल्स पे, तो कोई नॉन करंट लायबिलिटी बोरिंग्स वगैरह दी नहीं है, बढ़िया, मजा आ गया। ट्रेड पेबल क्या होता है? एक नॉर्मल करंट लायबिलिटी होती है, इसका हंसना रोना करते हैं। हंसना रोना कहाँ होता है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल के नीचे। तो यहाँ क्या हो रहा है? 35 से 53 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो आई विल राइट इट हियर, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। और ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, रोने की बात है, लेकिन हम हंसेंगे। कितना हंसेंगे यहाँ पर? 18,000 से हंसेंगे, मस्त मजा। ठीक है, बिल्कुल मुंह फाड़ कर हंसेंगे अपन। फिर क्या हो रहा है? अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, 36 से 38 हो गई। इसका भी हंसना रोना करेंगे। तो इंक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, तो ये भी रोने की बात है, लेकिन हम हंसेंगे इस बार, बस बिल्कुल थोड़ा सा भाव खा के हंसेंगे। ओनली 2,000, मजबूरी में हंसते ना, तो वही वाला। तो इन दिस वे ट्रेड पेबल्स भी खत्म, अदर करंट लायबिलिटी भी खत्म। डन। तो लायबिलिटी साइड में किसी को कोई टेंशन चारों आइटम्स में? नहीं। एसेट साइड में आ जाए आप। एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट नंबर 3 दिया हुआ है, हम नोट नंबर 3 में चलते हैं। लेट्स सी क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 1,10,000 से 57,000 हो गया, डिक्रीज हो गया। कोई मुझे बताएगा क्यों डिक्रीज होगा? Yes, सेल please. कर दिया। और कोई? डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन। तो पहली बात नेहल, एसेट पे कैसे करेंगे?
एसेट डिक्रीज होने के दो रीजन होते हैं, या तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा या तो वो सेल हो गया होगा। नाउ लिसन, ये कौन सा एसेट है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती है, पहली चीज। पर कोई बोलेगा सर इसमें बिल्डिंग भी इन्वॉल्व है, ओके। नाउ ये जो डिक्रीज हो रहा है, देखो कितना डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा 10-20% डिक्रीज हो रहा है, जो ऑलमोस्ट 50% का डिक्रीज है, तो बहुत बड़ा डिक्रीज है। तो इतना बड़ा डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है ना, इसका रीजन क्या होगा? सेल। दो रीजन के कारण हम इसको सेल मानेंगे। एक तो इसमें लैंड इन्वॉल्व है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। दूसरा, जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है तो आप क्या करोगे, इसको सेल अज्यूम करोगे, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और रिड्यूस हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये सबको समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं, तो 53,000 प्लस में, क्योंकि सेल करने से इनफ्लो होता है। फिर क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का तो एक ही रीजन होता है, परचेज किया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और परचेज करने से क्या होता है? आउटफ्लो होता है। कितना आउटफ्लो हो रहा है? 1,01,000 का आउटफ्लो हो रहा है। 90,000 से 1,91,000। किसी को कोई डाउट? अक्षांश क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इन दिस वे ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी दोनों हो गया, ऊपर आ जाते हैं। अब आ जाए, देखो क्या दिया हुआ है? गुडविल दिया है। गुडविल का एडजस्टमेंट हमने सीखा था। अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो परचेस मानेंगे, इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे, और डिक्रीज हो रहा होगा तो अमोर्टाइज मानेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने वर्किंग नोट 1 नहीं बोला था, मैंने यहाँ बोला, तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल अमोर्टाइज। कितने से डिक्रीज हो रहा है? 10,000 एक से। डाउट है, हाँ बोलो। आपने यहाँ पे बोला था डिक्रीज होगा, अच्छा ठीक है, गुडविल, तो वो ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया है हमने डिक्रीज को। हाँ हाँ ऐड किया ना। क्यों ऐड किया? क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, लाइक डेप्रिसिएशन, और ये प्रॉफिट से माइनस हो चुका होगा, पर इससे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो हो नहीं रहा, तो इसको वहां से हटाने के लिए हमने उसको ऐड कर दिया। फाइन। वो तो गुडविल सबको क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नाम में ही इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होने का एक ही रीजन होता है, परचेज करा। सो वी विल गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितना? 25,000 माइनस ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद आ जाए करंट एसेट। अभी करंट एसेट से तो हंसना रोना करना है। हंसने रोने की तो एक ही जगह है, वर्किंग कैपिटल के नीचे। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, आई विल राइट इट हियर, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। है तो रोने की बात, लेकिन हम हंसेंगे। कितना हंसेंगे? 18,000, 18,000 से। फिर क्या हो रहा है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, आई विल राइट इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अब ये है तो हंसने की बात, लेकिन हम रोएंगे। कितना रोएंगे? जरा कैलकुलेट तो करिए। 1,08,000 माइनस 75, 33,000 आई थिंक, ठीक है। तो ये हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ऊपर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये सब हो गया। अब क्या बचा? कैश एंड बैंक बैलेंस। ये हमारा क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट, ये हमारा आंसर है, तो छोड़ देते हैं। अब आते हैं नीचे। नीचे हमने नोट्स पूरे कंप्लीट कर लिए। ये एक प्रपोज डिविडेंड बचा है यहाँ पर। क्या बोल रहा है? प्रपोज डिविडेंड। तो हमने क्या बोला था? क्लोजिंग को हम इग्नोर करेंगे, ओपनिंग को ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो डिविडेंड पेड कहलाता है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 39,000। 45,000 को हम इग्नोर कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस। तो व्हाट आई विल डू, मैं जाऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वर्किंग नोट 1 में, जहां ये करंट ईयर प्रीवियस हो रहा है, यहाँ पर मैं प्लस करूंगा डिविडेंड पेड। कितना? ओपनिंग वाला 39,000 ये एक,
और दूसरा क्या करूंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा डिविडेंड पेड माइनस का 39,000। तो देखो डिविडेंड पेड माइनस ही होना चाहिए था बिकॉज इट इज एन आउटफ्लो, बट द प्रॉब्लम वाज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो हो रहा था, तो हमने उसको वहां से हटाने के लिए प्लस करा और उसकी सही जगह पर आकर उसको माइनस कर दिया। एम आई क्लियर ऑन दिस? कुशाग्र क्लियर है? ठीक है, तो इन दिस वे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम अपने फाइनल टोटल्स लगा सकते हैं। तो अपन देखें यहाँ ओपनिंग बैलेंस 17,000 है, क्लोजिंग 28 है। मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, ओपनिंग बैलेंस 17 है और 28 क्लोजिंग बैलेंस। अब हम इस क्वेश्चन को हटा देंगे बिकॉज क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन का यूज हम कर चुके हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपने ये जो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करे थे ना, इसका टोटल लगाएंगे। तो ये कितना आ रहा है, 8,345, 58,000 आ रहा है, 58,000 ही आ रहा है ना। इसको ऊपर ले जाएंगे। कुशाग्र क्या हुआ, आज मूड में नहीं लग रहे हो? सर कर रहा हूँ, मैंने कर लिया वो। क्या हो गया? कुछ नहीं सर, मैं पढ़ रहा हूँ। उससे लड़ाई हो गई क्या? चलो कोई बात नहीं, होता है तुम्हारे में। तो हमने क्या करा, जो वर्किंग नोट था उसको क्लियर कर दिया। अब एक एक करके टोटल लगाएंगे। तो देखो नेट प्रॉफिट था 58,000, इसमें 10,000 का ये एडजस्टमेंट हुआ था। सो टोटल अब वर्किंग कैपिटल का आंसर आ गया हमारा 68,000। फिर ये 68,000 में ये सारी चीजों का एडजस्टमेंट करेंगे। तो आई विल नीड कैलकुलेटर, क्योंकि तुम लोग तो करोगे नहीं कैलकुलेट, नहीं कर लेता हूँ। 277,000। फाइनल पक्का? 68,000 प्लस 18,000 प्लस तो ये 2,000, पूरे का टोटल बता। मैं वही तो बोल रहा था, मुझे फाइनल टोटल प्लस 18,000 माइनस 33,000, 73,000 आ रहा है, और वो भी प्लस का आ रहा है। 73,000 प्लस का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुल इनफ्लो हुआ है मेरा 73,000। देन इसमें आ जाए इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग कितना बोल रहा है, 1,01,000 माइनस का है। तो पहले 53,000 प्लस का था, माइनस 1,01,000 माइनस 25,000, तो 73,000 माइनस का आ गया भाई। चलिए 73,000 माइनस का। फिर आ जाए फाइनेंसिंग में। तो फाइनेंसिंग में 50 प्लस का, 39 माइनस का, तो ये 11,000 आ गया प्लस का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तीनों का फाइनल ग्रैंड टोटल लगाएंगे। तो ये 11 प्लस का, ये माइनस 73, ये प्लस 73, तो ये 73 कट हो गया, कुल मिला के 11,000 बच गया। इसको हम क्या लिखेंगे, नेट प्लस में है कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ओपनिंग बैलेंस कितना था, 17,000। मैं यहाँ 17,000 प्लस करता हूँ, दोनों को प्लस करूंगा तो 28,000 आ रहा है। और मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी कितना था, 28,000 था। इसलिए मैंने सब कुछ सही करा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये पहला क्वेश्चन आपने किया जो विथ एडजस्टमेंट था। ठीक है, तो देखो अपना वर्किंग नोट भी भरा पूरा लग रहा है और पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी थोड़ा भरा भरा लग रहा है। अभी और भरेगा धीरे धीरे। क्लियर है? So now what you have to do before next class, I'm not giving you any question or anything. इसी जो मैंने आपको तीनों एडजस्टमेंट बताए हैं, वो तीनों एडजस्टमेंट को एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा और यही क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। आई विल स्टार्ट टुमारोज क्लास विथ योर डाउट फर्स्ट। जो एडजस्टमेंट मैंने बताया उसमें कॉन्सेप्चुअल डाउट या फिर जो भी आपको डाउट आ रहा है, और प्लस इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास काफी लंबी हो गई बट वर्थ इट, क्योंकि 3 एडजस्टमेंट हमने कर लिए और ये तीनों ऐसे एडजस्टमेंट है, इनमें से 2 एडजस्टमेंट तो जनरली आते ही आते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग टू से? नहीं,
चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ गुड नाइट। नीचे मेरी बीवी भी चिल्ला रही है बहुत। हरे कृष्णा। हैव अ ग्रेट डे गाइस। बाय। टेक केयर। Thank you, sir. Good night, थैंक sir. यू सर।